हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं प्रवक्ता स्क्रीनिंग की अगली क्लास शिक्षण अभिरुचि। तो जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ा था शिक्षण कौशल और शिक्षण विधियां पढ़ी थी, तो इसी का अगला भाग है परंपरागत एवं आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री। तो इसका अगला भाग कौन सा था? परंपरागत एवं आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री। तो इसमें देखते हैं क्या क्या है शिक्षण सहायक सामग्री, क्या क्या है आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री क्या है। तो देखते हैं, अध्यापक द्वारा अध्यापन के दौरान जिन वस्तुओं अथवा सेवाओं को प्रयोग में लाया जाता है उसे क्या कहते हैं? शिक्षण सहायक सामग्री। ठीक है, जब शिक्षक एक क्लासरूम में आता है और वह क्लास में पढ़ाने के दौरान जो जो सहायक सामग्री का प्रयोग करता है और सेवाओं का प्रयोग करता है, तो उसी को क्या कहते हैं? शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। अगला देखते हैं परंपरागत शिक्षण सहायक सामग्री। तो इसमें देखते हैं परंपरागत शिक्षण सहायक सामग्री कौन कौन सी हैं। यानी परंपरागत शिक्षण सहायक सामग्री वो सामग्रियां हैं जो पहले से चली आ रही हैं, उनको बदला नहीं गया है। तो देखते हैं जैसे कि कौन से हैं। आपका पाठ्य पुस्तक है और ब्लैक बोर्ड यानी श्यामपट्ट है। तो ये क्या है? परंपरागत शिक्षण सहायक सामग्री है जो अभी भी वर्तमान में चल रही है। तो उसके बाद अगला देखते हैं आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री कौन कौन सी है। आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री जो वर्तमान में प्रयोग में लाई जाती हैं, ठीक है, जो अभी के समय में प्रयोग में लाई गई हैं नई नई चीज़ें, उन्हें क्या कहते हैं? आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री। जैसे कि रेडियो है और टीवी है और ग्रामोफोन है, दूरदर्शन है और यूट्यूब है। ठीक है, यूट्यूब से भी हम बहुत सारी चीज़ें आजकल, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अनेक प्रकार की शिक्षा से संबंधित यहाँ पे वीडियो अपलोड की जाती हैं। तो उसके बाद देखते हैं उद्देश्य इसके क्या क्या है। ध्यान केंद्रित होना, ठीक है, बच्चों का क्या करता है शिक्षण सहायक सामग्री? बच्चों का ध्यान केंद्रित करते हैं और इसमें रुचि लाना, यानी बच्चों की क्या होती है? इसमें रुचि होती है। और तथ्यात्मक सूचनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत करना, और तथ्यात्मक सूचनाओं को क्या करना है? रोचक ढंग से उन्हें प्रस्तुत करना है। और इसमें बच्चे अधिक मन लगा के पढ़ते हैं और यह क्या है? अधिक क्रियाशील है। ठीक है, क्या है? अधिक क्रियाशील होते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। और सीखने की गति में सुधार प्रदान करते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। और जटिल विषय सरल रूप में करते हैं, यानी कोई जटिल विषय है तो उसे क्या करते हैं? शिक्षण सहायक सामग्री, हम किसी चीज़ या कोई मॉडल दिखा के तो उसे क्या करते हैं? उसे सरल बनाते हैं शिक्षण सहायक सामग्री से। और योग्यता अनुसार शिक्षा, इसमें क्या किया जाता है? शिक्षण सहायक सामग्री में योग्यता अनुसार शिक्षा दी जाती है। और अमूर्त पदार्थ को मूर्त रूप में क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। किसके द्वारा? शिक्षण सहायक सामग्री के द्वारा। ठीक है, जैसे कोई वस्तु है और वो हमने देखी नहीं है तो उसे हम क्या करेंगे? टेलीविज़न या किसी प्रोजेक्टर में उसे दिखा के तो उसे बच्चों के सामने प्रस्तुत करके तो उसे मूर्त रूप में उनको दिखा सकते हैं। और निरीक्षण शक्ति का विकास, इसमें क्या होता है? निरीक्षण शक्ति का विकास होता है शिक्षण सहायक सामग्री से। ठीक है, तो अगला देखते हैं इसी में कि कौन कौन से आते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। श्रव्य सहायक सामग्री कौन सा है? श्रव्य सहायक सामग्री में कौन कौन से हैं? इसमें है एक मौखिक उदाहरण होता है और दूसरा होता है ग्रामोफोन और टेप रिकॉर्डर और रेडियो। ठीक है, ये क्या है? श्रव्य सहायक सामग्री जिनको हम सिर्फ सुन सकते हैं। एक मौखिक उदाहरण, हम मौखिक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, वो भी सिर्फ सुन सकते हैं, उनको देख नहीं सकते हैं। ग्रामोफोन में भी सिर्फ सुन सकते हैं और टेप रिकॉर्डर में भी सिर्फ सुन सकते हैं और रेडियो में भी हम सिर्फ सुन सकते हैं। तो रेडियो के कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, कौन कौन से हैं देखते हैं। 1918 में ली द फॉरेस्ट ने न्यूयॉर्क में सबसे पहला रेडियो स्टेशन खोला था। ठीक है, क्या 1918 में किसने खोला था सबसे पहला रेडियो स्टेशन? ये खोला था ली द फॉरेस्ट ने न्यूयॉर्क में पहला रेडियो स्टेशन खोला था। ठीक है, कब खोला था? 1918 में। उसके बाद अगला है रेडियो में विज्ञापन की शुरुआत कब से हुई? 1923 से हुई थी। ठीक है, रेडियो में विज्ञापन की शुरुआत कब से हुई थी? 1923 से हुई थी। और 1936 में क्या हुआ था? एम्पीरियल रेडियो ऑफ इंडिया AIR आकाशवाणी भारत में स्थापित हुआ था। ठीक है, 1936 में क्या हुआ था? एम्पीरियल रेडियो ऑफ इंडिया आकाशवाणी यानी भारत में स्थापित हुआ था। कब हुआ था भारत में स्थापित रेडियो? 1936 में हुआ था। और 1942 में क्या हुआ था? आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1942 में कौन सी रेडियो की स्थापना हुई थी? आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना हुई थी। अब इसके बाद देखते हैं दृश्य सहायक सामग्री। दृश्य सहायक सामग्री क्या होती है? जिनको हम देख सकते हैं आंखों से। इसमें क्या होता है? एक तो हम श्यामपट्ट है पहला हमारा, तो श्यामपट्ट में हम क्या कर सकते हैं? चीज़ों को देख सकते हैं, कोई चित्र बना के। ठीक है, और प्रतिरूप है और दूसरा है वास्तविक वस्तु है, यानी कोई वास्तविक, जैसे किसी चीज़ को हम बता रहे हैं, यानी किसी पौधे के बारे में बता रहे हैं, हम उसे पौधे को ले जाके बच्चों के समक्ष उसे वास्तविक रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। चौथा है बुलेटिन बोर्ड यानी सूचना पट। पांचवा है रेखा चित्र के माध्यम से, वो भी देख के हम क्या कर सकते हैं? इसका उपयोग कर सकते हैं। और छठा है मानचित्र की सहायता से भी हम दृश्य सहायक सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। और सातवां है चार्ट और ग्राफ से भी क्या कर सकते हैं? हम बच्चों को दिखा सकते हैं किसी भी चीज़ को। आठवां चित्र के द्वारा दिखा सकते हैं। और नौवां ग्लोब कार्टून या पोस्टर के द्वारा भी बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं। और 10वां है स्लाइड के द्वारा भी हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं। और मूक फिल्म यानी जिसमें आवाज़ नहीं होती है और उनको दिखाया जाता है बच्चों को। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं हम दृश्य श्रव्य
सामग्री, ठीक है, यानी जिसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, वो वाली सामग्री देखते हैं। तो उसमें पहला आता है आपका चलचित्र, दूसरा आता है टीवी या दूरदर्शन, ठीक है। तो टीवी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उनको देखते हैं। टीवी की स्थापना 1925 में जे.एल. वेयर ने की थी, ठीक है। किसने की थी? जे.एल. वेयर ने की थी। कब की थी? 1925 में की थी। भारत में 15 सितंबर 1959 दिल्ली दूरदर्शन केंद्र स्थापना के साथ भारत आया था, ठीक है। और व्यापक प्रसार कब से हुआ था इसका? व्यापक प्रसार संपूर्ण देश में कब से इसका प्रसार हुआ था? 1982 में। अगला है हमारा शिक्षण प्रक्रिया एवं संप्रेषण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संप्रेषण के बारे में। संप्रेषण की उत्पत्ति कब हुई, किससे हुई थी? लैटिन शब्द के कम्युनिस्ट से हुई थी इसकी उत्पत्ति, ठीक है। इसका अर्थ क्या है? जानना या समझना। और इसमें क्या किया जाता है? तथ्यों, विचारों या सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, ठीक है। संप्रेषण में क्या किया जाता है? तथ्यों और विचारों या सूचनाओं का क्या किया जाता है? आदान प्रदान किया जाता है। और यह क्या है? एक द्विमार्गी प्रक्रिया है। तो इसमें दो लोगों का होना जरूरी है, एक प्रेषक और दूसरा प्राप्तकर्ता, ठीक है। एक भेजने वाला और दूसरा उसे प्राप्त करने वाला, इन दोनों का होना जरूरी होता है। तो इसकी एक प्रक्रिया, इसके द्वारा हम समझते हैं संप्रेषण की प्रक्रिया। तो सबसे पहले आता है प्रेषक यानी सेंडर, क्या करता है? संदेश भेजता है। उसके बाद संदेश को कौन प्राप्त करता है? प्राप्तकर्ता करता है। और उसके बाद उसकी क्या होती है? प्रतिपुष्टि होती है। ये संप्रेषण की क्या है? प्रक्रिया है। अगला देखते हैं संप्रेषण के बारे में। संप्रेषण विचार अभिव्यक्ति का माध्यम है। यह तथा संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश भेजने वाला संदेश के प्रवाह के लिए माध्यम का प्रयोग करता है, ठीक है। यह माध्यम लिखित, मौद्रिक, दृश्य तथा श्रव्य होता है। तो यह माध्यम क्या होता है? लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी, दृश्य भी या श्रव्य भी हो सकता है। और अगला है संप्रेषण माध्यम का चयन संप्रेषण के उद्देश्य, गति एवं प्राप्तकर्ता की परिस्थितियों के अनुरूप होता है। बर्नार्ड की एक डेफिनेशन है, इसे देखते हैं। तो क्या कह रहा है? संप्रेषण वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति एक ही संगठन में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। एक संगठन होता है, उसमें क्या करते हैं? व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिससे एक साझा या सामान्य उद्देश्य प्राप्त किया जा सके, ठीक है। जिसमें एक साझा संपर्क करके एक दूसरे के उद्देश्य इसमें प्राप्त किए जा सकते हैं। अगला देखते हैं संप्रेषण की विशेषताएं। देखते हैं संप्रेषण की विशेषता। पहली विशेषता है पारस्परिक संबंध, ठीक है। इसमें आपस में संबंध होता है संप्रेषण की प्रक्रिया में। और दूसरा होता है मनोवैज्ञानिक पक्ष, विचार विमर्श, विचार विनिमय और संवेदनाएं होती हैं इसमें। और तीसरा है इसमें भावनाएं तथा संवेग समावेशित होती हैं। इसमें भावनाएं भी और संवेग भी, इमोशन भी इसमें क्या होते हैं? समावेशित होती हैं। और यह द्विवाही प्रक्रिया है। तो ठीक है, जैसे हमने बताया द्विवाही प्रक्रिया है, इसमें कौन कौन होने जरूरी होते हैं? एक प्रेषक होता है और एक प्राप्तकर्ता। और अगला है उत्तम शिक्षण के लिए बुनियादी तत्व है संप्रेषण। और अगला है मानवीय तथा सामाजिक वातावरण बनाए रखना है। और परस्पर अंतःक्रिया तथा पृष्ठपोषण होता है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं? दो लोगों के बीच में अंतःक्रिया होती है। और अगला है विचारों या सूचनाओं को मौखिक, लिखित अथवा सांकेतिक रूप से प्रेषित किया जाता है एवं ग्रहण किया जाता है। तो इसमें क्या है? विचारों और सूचनाओं को क्या किया जाता है? मौखिक रूप से और लिखित रूप से या फिर सांकेतिक जैसे हाव भाव से क्या किया जाता है? प्रेषित किया जाता है और उसे ग्रहण किया जाता है। अब देखते हैं इसकी आवश्यकता, संप्रेषण की आवश्यकता क्या क्या है। समूह गतिविधि या क्रिया इसके बिना असंभव है, ठीक है। संप्रेषण क्या है? समूह गतिविधि या क्रिया के बिना क्या है? असंभव है। और संस्था के लक्ष्यों को स्थापित करने और उनका प्रसार करने में आवश्यक है। और योजनाएं विकसित करने हेतु आवश्यक है। मानव तथा संसाधन को प्रभावशाली ढंग से संगठित करता है। और अगला है ऐसे वातावरण का निर्माण, नेतृत्व, दिशा, अभिप्रेरित जिससे व्यक्ति योगदान करना चाहते हैं, ठीक है। क्या है? ऐसे वातावरण का निर्माण करता है जिससे अभिप्रेरित होकर जिसमें व्यक्ति क्या करता है? योगदान करना चाहते हैं। अगला है कार्यरत व्यक्तियों के निष्पादन पर नियंत्रण होता है। और अगला है संस्था को उससे बाहरी वातावरण से संबंध करने के लिए यह आवश्यक है। अगला देखते हैं संप्रेषण के प्रकार। देखते हैं संप्रेषण के प्रकार कितने हैं। तो इसे दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है शाब्दिक, दूसरा है अशाब्दिक। तो शाब्दिक में दो आते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक अमौद्रिक भी हो सकते हैं और लिखित मुद्रिक होते हैं, ठीक है। और अशाब्दिक में क्या होते हैं? इसमें क्या है? संकेत, चेहरे के हाव भाव, मुख मुद्रा होती है अशाब्दिक में, ठीक है। संकेतों के द्वारा किया जाता है या फिर चेहरे के हाव भाव या फिर बोलने के द्वारा इसे क्या किया जाता है? संप्रेषण किया जा सकता है। तो इसमें देखते हैं संप्रेषण के घटक कौन कौन से हैं। पाठ्य पुस्तक है और शिक्षण विधि है और शिक्षण सहायक सामग्री है। इसकी 4 प्रक्रियाएं हैं। संप्रेषण की 4 प्रक्रिया कौन कौन सी हैं? पढ़ना है, लिखना है, बोलना है और सुनना है। तो ये संप्रेषण की प्रक्रिया है। पढ़ना लिखना क्या हो गया? इसमें लिखित हो गया। और बोलना और सुनना क्या हो गया? मौखिक हो गया। अब उसके बाद अगला है हमारा शिक्षण प्रक्रिया के बारे में देखते हैं। शिक्षण प्रक्रिया किसे कहते हैं? तो शिक्षण क्या है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो क्या है? शिक्षण क्या है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और शिक्षण एक ध्रुवीय प्रक्रिया है। यह किसने कहा है? जॉन एडम्स ने कहा है, ठीक है। शिक्षण एक ध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा है? जॉन एडम्स ने कहा है। इसमें क्या होता है? शिक्षक और शिक्षार्थी होते हैं। और शिक्षण एक
त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। तो शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, किसने कहा है? जॉन डीवी ने कहा है। तो इसे एक डायग्राम के द्वारा समझाया है। पहले पाठ्यक्रम भी होता है इसमें, और शिक्षक भी होता है, शिक्षार्थी भी होते हैं। अगला देखते हैं, शिक्षण प्रक्रिया द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कौशल या ज्ञान सीखने में सहायक प्रदान करते हैं। ठीक है। अगला है, शिक्षण प्रक्रिया व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। क्या क्या शिक्षण प्रक्रिया से क्या किया जा सकता है? व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। मनुष्य को उसका परिवार, समाज, वातावरण, राजनीतिक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति को शिक्षण प्रदान करते हैं। ठीक है। मनुष्य क्या करते हैं? उसका परिवार है और समाज है, वातावरण, राजनीतिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति को क्या करते हैं? शिक्षण प्रदान करते हैं। और अगला है, शिक्षा का अर्थ मनुष्य के आत्मा, शरीर और बुद्धि के सर्वांगीण विकास में से समझता हूँ। ठीक है। ये कौन कहते हैं? महात्मा गांधी की डेफिनेशन है। क्या है? शिक्षा का अर्थ मनुष्य में आत्मा, शरीर और बुद्धि का सर्वांगीण विकास से समझता हूँ। कौन बोलते हैं? महात्मा गांधी। अब देखते हैं शिक्षण प्रक्रिया है, शिक्षण के चर। तो इसमें क्या होता है? स्वतंत्र चर होता है, एक आश्रित चर होता है और हस्तक्षेप चर होता है। स्वतंत्र चर में कौन आते हैं? अध्यापक आते हैं तुम्हारे, और आश्रित चर में विद्यार्थी आते हैं, और हस्तक्षेप चर में कौन आते हैं? पाठ्यक्रम या शिक्षण विधि या प्रविधियाँ। अगला है, शिक्षण प्रक्रिया के चरण अवस्थाएं देखते हैं। इसके शिक्षण प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं? इसके 3 चरण होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पूर्व क्रियात्मक अवस्था। ये क्या है? शिक्षण प्रक्रिया के चरण है। तो इसमें क्या किया जाता है? पहले पाठ नियोजन, क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। ठीक है। तो पहले जो पाठ पढ़ाने से पहले जो प्रक्रिया की जाती है, जैसे कि हम पाठ का नियोजन किया जाता है और उसमें क्या पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, ये सब क्या किया जाता है? डिसाइड किया जाता है। और फिर उसके बाद क्या किया जाता है? शिक्षण विधियों का चयन किया जाता है। यानी हम जो पाठ पढ़ाएंगे उसमें कौन कौन सी शिक्षण विधियों का हम प्रयोग करेंगे, उसका प्रयोग किया जाता है। और अगला है शिक्षण सहायक सामग्री, यानी कि कोई पाठ पढ़ा रहे हैं तो हम उसमें हम कौन कौन सी सहायक सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, उसकी व्यवस्था करेंगे। और फिर क्या है? समय और कक्षा प्रबंध करेंगे, यानी हमें कितने समय में अपना पाठ को पूरा करना है और कक्षा का प्रबंध, बैठने की व्यवस्था कैसी है, ये सारा हम क्या करेंगे? देखेंगे। किस में देखेंगे? पूर्व क्रियात्मक अवस्था, यानी एक पाठ पढ़ाने से पूर्व की ये चीज़ें हैं। उसके बाद है अंतः क्रियात्मक अवस्था। दूसरा कौन सा है? अंतः क्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या क्या टॉपिक हैं? प्रत्यक्षीकरण निदान होता है और प्रतिक्रियात्मक प्रक्रियाएं होती हैं। पूर्व ज्ञान के स्तर की पहचान होती है, यानी शिक्षक जो है छात्रों को उसके पूर्व ज्ञान से क्या करता है? जोड़ता है। और अगला है छात्र के स्तर के अनुरूप शिक्षण होता है। ठीक है। क्या होता है? छात्र के स्तर के अनुरूप शिक्षण किया जाता है। और पाठ के संदर्भ में क्या कहता है? पाठ के संदर्भ को तय करना। और अगला है क्रम व्यवस्थित करना। और अगला है सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद प्रतिपुष्टि या पुनर्बलन दिया जाता है बच्चों को। उसके बाद तीसरा है आपका उत्तर क्रियात्मक अवस्था। तो उत्तर क्रियात्मक अवस्था में देखते हैं कौन कौन सी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। वास्तविक परिवर्तनों की तुलना अपेक्षित किया जाता है, और व्यवहार परिवर्तन में लाना, यानी व्यवहार को क्या करना? परिवर्तन करना। और अगला है मूल्यांकन की उपयुक्त विधियों का चयन करना, यानी मूल्यांकन कि बच्चे ने कितना पढ़ा उसका मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त विधि का चयन किया जाता है। और प्राप्त परिणाम के आधार पर पुनः निरीक्षण किया जाता है। और अगला है उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना। ठीक है। तो देखिए हमारा यहाँ पे पूरा हो गया शिक्षण दक्षता एवं संप्रेषण, जो हमारा टॉपिक था। जो इसमें जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे हमने कर लिए हैं, और इससे पहले की एक क्लास थी जो हमने आधी की थी, और ये उसका पार्ट 2 है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।